नमस्ते और हमारी इस खास चर्चा में स्वागत है। आज हम टेस्ला की जो स्वायत्त ड्राइविंग की महत्वाकांक्षाएं हैं उन पर गहराई से बात कर रहे हैं। खासकर अभी मध्य 2025 में क्या चल रहा है। हमारे पास टेस्ला के प्लान्स, कुछ तकनीकी डॉक्यूमेंट्स और भारी विश्लेषण भी हैं। हमारा मकसद ये समझना है कि टेस्ला का ये जो फुल ऑटोनॉमी ऑफेंसिव है, ये असल में है क्या। मतलब इसमें एफएसडी सॉफ्टवेयर, उनकी वो रोबोटैक्सी सर्विस जो आने वाली है और जो टेक्नोलॉजी इसे पावर देगी, वो सब देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एफएसडी से। अभी जो सिस्टम ग्राहकों के पास है वो है एफएसडी सुपरवाइज्ड, यही है ना? हाँ बिल्कुल। और इसे ऐसे ही लेवल 2 माना जाता है। अच्छा, लेवल 2 मतलब ड्राइवर को हमेशा ध्यान रखना है। जी हाँ, ड्राइवर हमेशा जिम्मेदार है। सिस्टम लेन बदल सकता है, मोड़ ले सकता है, शहर में भी ड्राइव कर सकता है, लेकिन निगरानी वो बहुत जरूरी है। और जो हाल के अपडेट्स आए हैं V12, V13, वो कितने अहम हैं? हाँ, वो काफी महत्वपूर्ण है। V12 ने तो मतलब एंड टू एंड एआई पेश किया। इसने बहुत सारे जो पुराने तरीके के कोड थे उनको न्यूरल नेटवर्क से बदल दिया, जो सीधा ड्राइविंग वीडियो से सीखते हैं। ओह, तो ये पूरा अप्रोच ही बदल गया एक तरह से। हाँ, कह सकते हैं। और V13 ने इसे HW4 हार्डवेयर के लिए और बेहतर बनाया है। उसमें वो पार्क टू पार्क वाली एक क्षमता भी आई है। लेकिन ये परफेक्ट तो नहीं अभी भी, है ना? लोग अभी भी शिकायतें करते हैं। नहीं, परफेक्ट तो बिल्कुल नहीं। यूजर्स अभी भी वो फैंटम ब्रेकिंग वाली दिक्कत बताते हैं, मतलब बिना वजह ब्रेक लग जाना। हाँ, वो सुना है। और कभी-कभी चौराहों पर गाड़ी थोड़ी हिचकिचाती है या गलत लेन चुन लेती है। ऐसी चीजें भी होती हैं। और इसका कारण क्या ये टेस्ला के कैमरे वाले सिस्टम से जुड़ा है? बिल्कुल। ये टेस्ला का जो विजन ओनली अप्रोच है, मतलब सिर्फ कैमरों पर निर्भर रहना, लाइडार का इस्तेमाल ना करना, उसका हिस्सा है। ये लागत तो बचाता है, पर जैसे खराब मौसम हो या सीधी तेज धूप हो तो उसमें दिक्कतें आ सकती हैं। हाँ, ये बात तो है। और हमें टेस्ला का पुराना रिकॉर्ड भी याद रखना चाहिए। उनकी जो टाइमलाइन होती है वो अक्सर पूरी नहीं होती। जैसे वो 2020 तक 10 लाख रोबो टैक्सी वाला वादा था। हाँ, वो तो काफी महत्वाकांक्षी था। खैर, एफएसडी तो एक हिस्सा है। टेस्ला का असली बड़ा सपना तो रोबोटैक्सी वाला है ना। बिल्कुल। वे सिर्फ एफएसडी बेचना नहीं चाहते, बल्कि एक पूरी तरह से स्वायत्त राइड हीलिंग सर्विस बनाना चाहते हैं। और इसके लिए उन्होंने एक अलग गाड़ी भी डिजाइन की है, वो साइबर कैब। हाँ, साइबर कैब। उन्होंने उसका अनावरण किया है। उसमें न स्टीयरिंग व्हील है न पेडल। 2 यात्रियों के लिए है और लक्ष्य है कि कीमत $30,000 से कम रखी जाए। वायरलेस चार्जिंग की भी प्लानिंग है। क्या बात है। और ये सिर्फ कॉन्सेप्ट तो नहीं रह गया। सुनने में आ रहा है कि ऑस्टिन में कुछ पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है। जी हाँ, ऐसी खबरें हैं कि ऑस्टिन टेक्सास में जून 2025 के मध्य तक, मतलब जल्दी, एक पायलट लॉन्च हो सकता है। शुरू में शायद मॉडल वाई कारों का इस्तेमाल करेंगे। और हाल ही में वहां बिना सेफ्टी ड्राइवर के टेस्टिंग भी शुरू हुई है। अच्छा, बिना सेफ्टी ड्राइवर के? ये तो बहुत बड़ा कदम है। हाँ, ये वाकई एक अहम पड़ाव है। और आर्थिक तौर पर भी ये काफी लुभावना लगता है। जो अनुमान है कि रोबो टैक्सी बहुत सस्ती हो सकती है। हाँ, अनुमान तो यही है। पारंपरिक राइड शेयरिंग या खुद की कार रखने से काफी सस्ती। शायद $20 प्रति मील, ये उनका परिचालन लागत का लक्ष्य रखता है। $20 प्रति मील? ये तो गेम चेंजर हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन चुनौतियां भी उतनी बड़ी हैं। एक तो रेगुलेटरी मंजूरी लेना, नियम कानून अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है। हाँ, वो तो हो गई। और दूसरा, जनता का भरोसा जीतना, वो भी बहुत जरूरी है। एक हालिया सर्वे में पता चला कि लगभग 71% अमेरिकी उपभोक्ता अभी टेस्ला रोबोटैक्सी में बैठने में हिचकिचाएंगे। 71%। ओह, ये तो वाकई बहुत ज्यादा है। मतलब भरोसा जीतना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। हाँ, बिल्कुल। सेफ्टी सबसे बड़ा सवाल है लोगों के मन में। तो इन सब चीजों को संभव बनाने के लिए, मतलब एफएसडी को बेहतर करना, रोबोटैक्सी चलाना, इसके लिए तो जबरदस्त कंप्यूटिंग पावर चाहिए होगी। हाँ, और यहीं पर डोजो सुपर कंप्यूटर की भूमिका आती है। डोजो? इसके बारे में थोड़ा बताइए। जो वो टेस्ला का अपना बनाया हुआ कस्टम एआई ट्रेनिंग सुपर कंप्यूटर है। इसे खास तौर पर इसलिए डिजाइन किया गया है कि वो लाखों टेस्ला कारों से जो भारी मात्रा में वीडियो डेटा आता है उसे प्रोसेस कर सके। अच्छा, तो ये एफएसडी ट्रेनिंग के लिए ही है? हाँ, मुख्य लक्ष्य एफएसडी ट्रेनिंग को तेज करना और शायद लागत भी कम करना। ये उनकी पूरी स्वायत्तता वाली योजना का एक, कह सकते हैं, तकनीकी दिल है। और इसके वो कस्टम D1 चिप्स और एक्सापॉड आर्किटेक्चर की भी बहुत बात होती है। जी, लक्ष्य है कि हर एक्सापॉड करीब 1.1 एक्साफ्लॉप्स की कंप्यूटिंग शक्ति दे। ये बहुत ज्यादा पावर है।
1.1 एक्साफ्लॉप्स, ये तो मतलब दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटरों में से एक हो गया। हाँ, ये टेस्ला की तकनीकी महत्वाकांक्षा को दिखाता है। हालांकि ये भी ध्यान रखना होगा कि वे अभी भी एनवीडिया के जीपीयूज का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका जो कॉर्टेक्स क्लस्टर है। अच्छा, तो वो एनवीडिया पर भी निर्भर है अभी। हाँ, काफी हद तक। डोजो की असली परफॉर्मेंस तुलना करना, मतलब किसी स्टैंडर्ड बेंचमार्क के बिना, अभी भी थोड़ा मुश्किल है, पर ये उनकी स्ट्रैटेजी का अहम हिस्सा जरूर है। तो कुल मिला के ये सब क्या दिखाता है? मध्य 2025 में टेस्ला कहाँ खड़ा है? हम टेस्ला को एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर देख रहे हैं, है ना? बिल्कुल। एक तरफ एफएसडी सॉफ्टवेयर में बड़े बदलाव हो रहे हैं, जैसे V12 और V13। हाँ। दूसरी तरफ रोबो टैक्सी का पायलट शुरू होने की तैयारी है। हाँ। और फिर डोजो जैसी कस्टम महंगी तकनीक का निर्माण। ये वाकई एक ऑटोनॉमी ऑफेंसिव जैसा लगता है। लेकिन इसमें जोखिम भी बहुत है। हाँ, ये बहुत हाई रिस्क वाला दौर है। तकनीकी प्रगति तो दिख रही है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सुरक्षा की जांच, रेगुलेटरी बाधाएं, जनता की स्वीकार्यता, ये चुनौतियां भी उतनी ही असली हैं। सफलता मिलेगी, ये कहना मुश्किल है। सही कहा। तो सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। सोचिए, अगर टेस्ला या कोई और कंपनी वाकई में बड़े पैमाने पर सुरक्षित स्वायत्त ड्राइविंग हासिल कर लेती है, तो ये हमारे शहरों को, हमारे रोज के आने जाने के तरीकों को और शायद कार मालिक होने की पूरी अवधारणा को ही कैसे बदल सकता है। हाँ, इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है। भविष्य कैसा होगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा। बिल्कुल। तो आज की इस गहन चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।